अपनी बात की शुरुआत दोहा शायरी उसी से की जाए। वास्तव में कह रहे थे कि बड़ा इस विधानसभा के लिए दुर्भाग्य है, इस तरह से हम गुलाम बने हुए। हमारे बहुत सारे नौजवान तो ऐसे होंगे जिनकी उम्र 25-30 साल होगी, उन्होंने सोचा ही नहीं होगा कि देश में कहीं लोकतंत्र है, नहीं पता होगा। कितने बुजुर्ग हमारे ऐसे होंगे जिनके मन में परिवर्तन की चाह होगी, सोचते सोचते दुनिया से चले गए होंगे। हर बार एक नई उम्मीद के साथ, एक नए उत्साह के साथ, संघर्ष के साथी बनते हैं, पर परिणाम नहीं आता तो बड़ा दुर्भाग्य और बड़ी निराशा का भाव होता है। पर आप चिंता मत करिए, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, वो होकर के रहेगा। उसी संबंध में मैं दो लाइनें आपके सामने कहूंगा। हो तिमिर कितना भी भारी, हो तिमिर कितना भी गहरा, हो रोशनी पर लाख पहरा। हो तिमिर कितना भी गहरा, रोशनी पर लाख गहरा। सूर्य को उगना पड़ेगा, फूल को खिलना पड़ेगा। सूर्य को उगना पड़ेगा, फूल को खिलना पड़ेगा। हो समय कितना भी भारी, हो समय कितना भी भारी, हमने कब हिम्मत है हारी। साथ में चलना पड़ेगा, साथ में लड़ना पड़ेगा, साथ में लड़ना पड़ेगा, तब हमें सफलता मिलेगी। छोटी छोटी बातों को भूलना होगा, हमको किसी के बहकाए में आने से बचना पड़ेगा। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव की यहां चर्चा हो रही थी। वास्तव में संघर्ष बड़ा जटिल था, भारी संघर्ष था, और ऐसा संघर्ष था कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 826 ब्लॉक हैं, किसी ब्लॉक में इतना बड़ा संघर्ष नहीं हुआ। एक महासंग्राम हो रहा था, बड़े बड़े धुरंधर खड़े हो गए थे। पिछली बार भी मैं चुनाव लड़ा था और आप सबने आशीर्वाद दिया था, और आपके आशीर्वाद के कारण से ही 5 साल तक काम किया था। अच्छा किया था या बुरा किया था, ये तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और वो रिजल्ट ने भी बता दिया कि अच्छा किया या बुरा किया। पर मेरी एक बात समझ में नहीं आती है, मैं जहां भी जाता हूं एक प्रश्न करता हूं, लोगों से पूछता हूं, कोई तो उस बात का जवाब दे। चुनाव होता है, हर बार चुनाव होता है, 5 साल में चुनाव होगा, ब्लॉक प्रमुख का, प्रधानी का, विधायक का, MP का, MLA का, तमाम तरह के चुनाव होते हैं। पर जितने भी चुनाव होते हैं, ये चुनाव सबसे अलग था। इस चुनाव में सामने जो लड़ रहा था वो तो एक निमित्त मात्र था। उसकी तो बेचारे की क्या हैसियत थी आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो। सामने कितने बड़े बड़े धुरंधर खड़े थे, एक दूसरे के खिलाफ लड़ने वाले, सब एक हो गए। जो सामने बसपा का विधायक लड़ रहा था वो तो बात समझ में आती थी, उसका काम था मुझसे लड़ना। पर ऐसे लोग भी हो गए जो बहरूपिया हैं और उनसे लड़ने का ढोंग करते हैं, ढोंग करते हैं। हमारे लोग भी उसके साथ हो गए। विधानसभा में जितने लोग विधानसभा के प्रत्याशी थे, चाहे वो 1 नंबर पर आया होगा, चाहे वो 2 नंबर पर आया होगा, चाहे वो 3 नंबर पर आया होगा, सारे के सारे एक होकर के एक आदमी से लड़ने में तो इतना ताकतवर था नहीं। मेरी ताकत तो आप हो, मेरी शक्ति तो आप लोग हो, ये नौजवान लोग, ये माँ बहने, ये मेरे बुजुर्ग जो मेरे लिए आशीर्वाद लेकर के तैयार खड़े रहते हैं। तो आपके मन के अंदर जो कौतूहल था, आपके मन के अंदर जो एक पीड़ा थी, वो वास्तव में जायज थी, क्योंकि एक तरफ वो लोग खड़े हुए थे जो नहीं चाहते कि क्षेत्र का विकास हो, जो नहीं चाहते कि क्षेत्र में कोई दूसरा नेता बनकर के खड़ा हो जाए। ये चुनाव केवल ब्लॉक प्रमुख का चुनाव नहीं था, ये विधायकी का सेमीफाइनल हो रहा था, सेमीफाइनल हो रहा था। और सत्य की जीत होती है, बहुत अच्छी तरह से आप लोग जानते हो। कितने काम मैंने 5 साल के अंदर किए, किसी से भेदभाव नहीं किया। मैं दावे के साथ कहता हूं और उन लोगों को चुनौती देता हूं कि आप आओ, कंपटीशन करिए मेरे सामने आकर काम के लिए, कौन ज्यादा काम कराता है। 30 साल हो गए एक आदमी को MLA बने हुए, 30 साल। जनता बड़े सपने देखती है, जब वोट देने जाती है तो बड़े बड़े अरमान हमारे मन के अंदर होते हैं। हमारे जो नौजवान भाई हैं उनका मन हिलोर ले रहा होता है
कि मैं नए आदमी को चुनने जा रहा हूं और ये व्यक्ति चुनेगा तो मेरे गांव में सड़क बनवाएगा, नाली बनवाएगा, खरंजा बनवाएगा, पानी की व्यवस्था करेगा, लाइट की व्यवस्था करेगा। वही हाल मेरी माँ बहनों का होता है और वही हाल मेरे बुजुर्गों का होता है। परिणाम, क्षेत्र का विकास नहीं हुआ, क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। विकास किसका हुआ? नए नए महल बना करके खड़े कर दिए। मैं पूछना चाहता हूं उससे, इस जनता के सामने आए और मंच से आकर के बहस करे, कौन सा तेरा मील चलता है? कौन सी फैक्ट्री चल रही है? इतनी संपत्ति कहां से आ गई? हजारों करोड़ कमाने का जो काम किया है वो इन्हीं गरीब लोगों की कमाई को खाने का काम किया है 30 साल के अंदर। कहां से प्रॉपर्टी आ गई? कितनी जमीन तुम्हारे ऊपर बताइए ना, हिसाब किताब आकर के सबके सामने। कौन सा व्यापार करते हो? कितने संस्थान चल रहे हैं? आप जाकर के देखोगे तो आधा मथुरा खरीद लिया है। जैसे बहन जी ने पूरा खरीदती जा रही है लखनऊ और दिल्ली में प्रॉपर्टी, उसी का दूसरा रूप मथुरा में आपको देखने को मिलेगा। ये विकास हुआ। लड़ाई वहां से शुरू होती है। और मैं दावे के साथ कहता हूं, जिस दिन कुर्सी से वो महानुभाव चले जाएंगे, उसके बाद जो दिन देखने को मिलेगा, जांच करा लेना सबकी, पूरे परिवार पे कितनी संपत्ति है, आप लोग भौचक के रह जाओगे। आपको कल्पना नहीं होगी कितने करोड़ की प्रॉपर्टी मिलेगी। लड़ाई इस बात में। मैंने क्या किया था? मैंने तो क्षेत्र का विरोध किया, पूरी क्षेत्र का काम किया, क्षेत्र का विकास किया। पूरी विधानसभा के अंदर मैं दावे से कहता हूं, एक काम कोई मुझे ढूंढ करके बता दे जहां आपके इस बालक ने काम नहीं कराया होगा। विकास का कोई ना कोई काम जरूर कराया होगा। यही तो विडंबना थी। कहीं नल लगवाए होंगे, कहीं पानी की टंकी लगवाई होगी, कहीं सड़क का निर्माण कराया होगा, कहीं पर सोलर लाइट लगाने का काम किया होगा। एक भी गांव नहीं है पूरी माठ विधानसभा में जहां सोलर लाइट नहीं लग रही होंगी और आपके बालक का फोटो गांव में नहीं लगा हुआ होगा। मैं दावे के साथ कहता हूं, अरे वो भी कर सकते थे। जीतने और हारने वाले में बहुत अंतर नहीं होता है। दो में पहलवान लड़ते हैं, एक जीतता है एक हार जाता है, पर हारने वाले के अंदर भी ताकत होती है। उस शक्ति का प्रयोग वो कहां करना चाहता है, ये उसको फैसला करना होगा। जितने भी लोग अब तक चुनाव में हारे, उन्होंने क्यों संघर्ष नहीं किया, वो क्यों उसके सामने खड़े नहीं हुए? क्योंकि सब मिलकर लड़ने का काम करते हैं। मिलकर आप लोगों को फैसला करना होगा। फिर दोबारा 2022 में चुनाव होने वाला है। देखो, राजनीति में और लोकतंत्र में किसकी आवाज सुनी जाती है? जो सरकार में बैठा होगा। दूसरा किसकी आवाज सुनी जाएगी? जो सामने विपक्ष में खड़ा होगा। तीसरे का कोई स्थान नहीं है। या तो सत्ता पक्ष अपने हिसाब से योजनाएं बना करके विकास का काम करेगा, या विपक्ष सामने हल्ला मचाएगा तो चार बातें उसकी भी सुनी जाती है। ऐसा नहीं है लोकतंत्र में कि किसी का कोई दोहन होता हो या बिल्कुल तिरस्कार कर दिया जाता हो। और हम लोग क्या करते हैं? तीसरी जगह चले जाते हैं। अरे हमको पता है कि हमें मान लो इस क्षेत्र से किसी को विधायक भी चुन करके भेज देंगे तो वो सरकार में नहीं जाएगा, न विपक्ष में जाएगा, और जाकर के विधानसभा में क्या करेगा? आप अच्छी तरह से जानते हो। मैं अपनी जबान गंदी नहीं करना चाहता। मेरे बुजुर्गों, आप सब बूढ़े हो गए, आप सबके मन में एक पीड़ा है, एक आशा है। तो आप लोगों से मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूं, इस बार गलत जगह पे मत चले जाना, इस बार मत चले जाना। सरकार योगी जी के नेतृत्व में बनेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। रोज सब आंकड़े आ रहे हैं, तमाम तरह के पहलू भी आपके सामने आएंगे, तमाम तरह के लोग आएंगे, इधर उधर की बातें करेंगे। पर मैं दावे के साथ कहता हूं, 4.5 साल एक योगी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही है। उसकी तुलना आप थोड़ी देर के लिए करो अखिलेश यादव की सरकार से या मायावती की सरकार से, परिणाम आपके सामने आ जाएगा। 4.5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश को जिस तरह से विकास के रास्ते पर योगी जी ले गए, पूरे देश में नंबर 1 प्रदेश है। उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश बनाने का काम किया है। कोरोना की महामारी आई, पूरी दुनिया हाय हाय कर रही है, लोग मर रहे हैं, तड़प रहे हैं। आपने देखा होगा इसी हाईवे पर किस तरह से सैलाब पैदल जाता था। छोटे छोटे बच्चे, दुधमुहे बच्चे, पैरों में चप्पल नहीं है, लेबर में काम करने वाले व्यक्ति पूरे परिवार के साथ, सर पर गठरी लग रही है, हाथ में बक्सा लगा है, गोदी में बच्चा लग रहा है और पैदल चले जा रहे हैं। क्या सीन था, आप लोगों ने बहुत अपनी आंखों से देखा है, क्योंकि यमुना एक्सप्रेस वे मेरे गांव से होकर के जाता है। योगी जी को जैसे ही मालूम पड़ी, उन्होंने तुरंत सरकारी प्रशासन को आदेश दिया कि उनको जहां की तहां रोक दो। सबको रोका गया, सबकी घर में भेजने की व्यवस्था की गई।
जिसके पास कपड़े नहीं थे कपड़े की व्यवस्था की, खाना नहीं था खाने की व्यवस्था की, दूध की व्यवस्था की, और तो और यदि कोई नंगे पैर जा रहा था उसके लिए चप्पल तक की व्यवस्था की। और उत्तर प्रदेश सरकार ने फ्री में उसको कहां पहुंचाया? अपने घर पहुंचाने का काम किया। और जब वो व्यक्ति घर पहुंच गया तो रोजगार की समस्या, रोजगार कहां से आए? हर ऐसे व्यक्ति के जो रजिस्टर्ड मजदूर था उसके खाते में 2000 रुपए देने का काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किया उस संकट के समय। अभी कोरोना की दूसरी महामारी शुरू हुई, चारों तरफ लोग हाहाकार कर रहे थे। योगी जी चाहते तो घर में ही रहते ना, उन्हें कौन कहने वाला था घर से बाहर निकलो। अब याद करो वो समय, चारों तरफ त्राही मची हुई थी और एक एक हॉस्पिटल में जाकर के, एक एक कोरोना के वार्ड में जाकर के लोगों की समस्याएं सुनना और प्रशासन को सख्ती के साथ ये आदेश देना कि किस तरह से इनके इलाज की प्रॉपर व्यवस्था हो। उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से आज नंबर 1 पे खड़ा हुआ है। वो तो केवल और केवल योगी जी की मेहनत से खड़ा हुआ है। कानून व्यवस्था की क्या स्थिति थी आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो। अखिलेश यादव की सरकार में त्राही मची हुई थी, पुलिस वाले थानों में काम नहीं कर पाते थे। अब उस समय का कोई भी अखबार उठा के देख लेना, लूट, डकैती, अपहरण, बलात्कार, रोड रॉबी, बैंक लूट, ये सब घटनाएं होती थी और करने वाले सरकार में बैठे हुए थे। मजाल है एक घटना हो जाए और घटना हो जाती है तो 2-4 दिन के अंदर उसका पर्दाफाश होता है और अपराधी की क्या हालत होती है मैं इस मंच के माध्यम से आपसे कहना नहीं चाहता, बहुत अच्छी तरह से जानते हो। 1 करोड़ की लूट हुई थी, उन लोगों की क्या हालत है कल के अखबार में आपने पढ़ा हो। ये मजबूत इच्छा शक्ति का व्यक्ति चाहिए, उसी का परिणाम है आज चारों तरफ वाहवाही हो रही है। आज देखो महाराष्ट्र कोरोना से आज भी जूझ रहा है, केरल जहां पे 100% लोग पढ़े लिखे पूरी तरह से साक्षर लोग हैं, सब पैसे वाले लोग हैं, वहां भी कोरोना कंट्रोल नहीं हो रहा क्योंकि वहां नेतृत्व तो अच्छा नहीं है। तो हमें उस नेतृत्व के साथ जाना होगा मेरे मित्रों। एक बड़ी संकट एक और आ गया है और कोई मुद्दा तो मिला नहीं मोदी जी के खिलाफ। 6-7 साल के अंदर जो सरकार चल रही है उस सरकार के खिलाफ दूसरा कोई मुद्दा नहीं मिला। कोई भ्रष्टाचार, कोई बेईमानी, कोई गलत काम, तो एक ये भ्रम बनाने की कोशिश की जा रही है कि सरकार बड़ा किसानों के साथ विरोध कर रही है, किसानों के साथ बड़ा अन्याय कर रही है। अरे क्या अन्याय कर रही है बताओ ना भाई। चौधरी चरण सिंह जी का भाषण पढ़ना पार्लियामेंट के अंदर, वो भाषण देते थे, जब खड़े होते थे भाषण देने के लिए उन्होंने कहा था कि किसान को हमने जंजीरों में जकड़ रखा है, किसान के हाथ पैर बांध करके लड़ाई के मैदान में भेज दिया है। चाहे वो कड़कड़ाती हुई ठंड पड़ रही होगी, बरसात हो रही होगी, धूप पड़ रही होगी, कोई भी मौसम होगा, चिलचिलाती हुई धूप में भी खेत में जाकर के अन्न उगाता है और पूरे देश का लालन पालन करता है। और जब उसको बेचने का समय आता है तो कहां जाता है? मंडी में बेचने के लिए। अरे चौधरी साहब कहते थे, मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरा वक्तव्य नहीं है, नहीं तो आप पढ़ लेना, गूगल पर जाकर के कोई भी देख सकता है। किसान को आजादी होनी चाहिए अपनी फसल बेचने की। हम तो बॉर्डर के जिले से आते हैं, इधर हरियाणा लगता है, उधर राजस्थान लगता है, जब गेहूं की फसल आती है तो उधर बेचने जाते हैं तो लाठी पड़ती थी। सरकार ने खुला मार्केट कर दिया कि जाओ कहीं भी बेचो। ये कौन सा गुनाह कर दिया? या तो चौधरी चरण सिंह जी किसान नेता थे तो वो गलत कह रहे थे या आप गलत कह रहे हो? तो जो किसान आंदोलन करने वालों में उनसे ये पूछना चाहता हूँ, ये कौन सी गलती है? कल तक तो आप कहते थे किसान को आजादी दे दो, कहीं भी जाकर के बेचे वो अपना माल। दूसरा बड़ा हल्ला मचाया जा रहा है कि जमीन चली जाएगी, जमीन को छीन लेंगे। ये जो हाईवे बना था ना, जिसने क्षेत्र की बहुत बड़ी कायाकल्प की है इस समय, आज सुबह 7 बजे हमारा भाई कोई निकल के जाता है, हाईवे में जाकर के खड़ा हो जाता है, बस मिलती है और 40 मिनट के अंदर परी चौक पहुंचता है और परी चौक पे दिन भर नौकरी करता है वहां नोएडा और ग्रेटर नोएडा में, शाम को फिर अपने घर आता है कि नहीं आता? ये कब संभव हुआ है? हाईवे बन गया तभी ना संभव हुआ। सपोज करो ये हाईवे नहीं होता, उस समय में कितना देर लगती थी, कहां से घूम करके जाते थे नोएडा और ग्रेटर नोएडा और दिल्ली। अब 1 घंटे में हम यहाँ से दिल्ली पहुंच जाते हैं इंडिया गेट। कितने भाई हमारे वहां खाना खाने जाते हैं शाम को मोटरसाइकिल से। ये सड़क बन गया। और याद करो वो समय जब जेपी ये रोड बना रहा था तब भी यही हल्ला मचाते थे, जमीन तो गई, जमीन तो गई। अरे कोई एक आदमी बता दो भैया काऊ की गई हो तो काऊ की छीनी क्या? अरे क्षेत्र के विकास को रोकने वाले लोगों, बहरूपियो, आप अपनी दुकान चलाना चाहते हो, भोले भाले किसानों को बहकाना चाहते हो,
ये भोले वाले हमारे नौजवान भाइयों को भड़का करके लड़ाना चाहते हो केवल अपनी दुकान चलाने के लिए, अपनी राजनीतिक दुकान चलाने के लिए। ये सब होता है, वही स्थिति आज वहां हो गई। कहां कौन किसी की जमीन ले रहा है, और कानून तो खत्म कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, फिर काहे के आंदोलन हो रहा है। तो मैं केवल आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग आंख खोल करके रखो। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पता नहीं चुनाव के अंदर कितना कितना झूठ आता है, कितना कितना जो है स्थिति खराब होती है। पहले भी प्रधानमंत्री आप देखते थे, मनमोहन सिंह थे, आप तुलना करो क्या हालत थी। अभी जो हमारी बहन गायक थी वो कितना बढ़िया प्रस्तुति दे रही थी देशभक्ति की, जो उन्होंने रागनी कही। पुलवामा में अटैक हुआ, हमारे भाई मारे गए, चारों तरफ कितना शोक का वातावरण था। सब लोग मोदी जी की तरफ देख रहे थे, याद करिए अब क्या करेंगे। पाकिस्तान ने बम विस्फोट किया, हमारे कई भाई शहीद हुए बिना कोई देर किए। सबसे पहली बार देश के इतिहास में जब से देश आजाद हुआ है, पाकिस्तान के अंदर जाकर के घुस के मारने का काम हमारी सेना ने किया और सैकड़ों आतंकवादियों को मारा और उनके जो कैंप थे नष्ट नाबूद कर दिए। उसी समय याद करिए आप, एक भाई हमारा वहां पाकिस्तान की सीमा में जाकर के गिरा, और जब समाचार ये आया कि एक कैप्टन हमारा पाकिस्तान की सेना ने गिरफ्तार कर लिया है, तो समझिए मन में क्या कांप गए थे, वापस नहीं आ सकता वो तो गया। जो पाकिस्तान की आर्मी ने अरेस्ट कर दिया वो कैसे वापस आ जाएगा। 2 दिन हुए थे, केवल 2 दिन। मोदी जी ने कहा यदि उसको 48 घंटे के अंदर बाइज्जत वापस नहीं किया तो नक्शे पर पाकिस्तान नजर नहीं आएगा, पाकिस्तान नजर नहीं आएगा। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री अपनी पार्लियामेंट में आकर के बयान देता है, ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं मैं आपसे, और वो कहता है कि मैं बार बार मोदी जी को फोन लगा रहा हूं, वो फोन पे नहीं आ रहे हैं, वो हमसे बात नहीं करना चाहते। एक बार फिर भी जो सैनिक भारत का हमने गिरफ्तार किया है उसको बाइज्जत हम वापस करने जा रहे हैं। पार्लियामेंट में कब संभव हुआ पाकिस्तान की में कि मजबूत नेतृत्व हमारे हाथ, मजबूत नेतृत्व के हाथ में हमारा देश था। तो आप सोचिए, बहुत बहकाने वाला। नाली और खरंजा सड़क बनाने के लिए तो मैं हूं ना, आप मुझे बताते जाओ कितना बनवाने। हैंडपंप लगाने के लिए मैं हूं, टंकी लगाने के लिए मैं हूं, सोलर लाइट लगाने के लिए मैं हूं, गांव में बड़ी बड़ी और हाई मास्ट लाइट लगाने के लिए मैं हूं, विकास के काम कराने के लिए मैं हूं। और वो जो वोट के व्यापारी हैं वो इन सब चीजों का विरोध करने के लिए हैं, और ये क्षेत्र पिछड़ा रहे इस बात के लिए हैं। आप जब भी वोट देने के बारे में सोचो तो विधानसभा का चुनाव हो रहा हो तो प्रदेश के स्तर पर सोचना। यदि मार्च से यदि आज आपका विधायक जीत करके जाएगा, उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, तब ज्यादा काम हो सकता है, या विपक्ष का व्यक्ति जीत करके जाए तब काम हो सकता है। आप ये सोच लेना। ये क्षेत्र 70 किलोमीटर दूर पड़ता है मथुरा जिले से, ऐसे ही बहुत पिछड़ा हुआ है, ऐसे ही बहुत पिछड़ा हुआ है। तो हमको ये सोचना होगा, हमको इस बात की प्रतिज्ञा लेनी होगी, और छोटी छोटी बातों को भूल करके उस गड्ढे में नहीं कूदना है जाकर के। या तो पक्ष में रहना है या विपक्ष में रहना है। मैं दोबारा वही बात कहूंगा, तीसरी जगह कोई स्थान नहीं है भाई, कोई नहीं सुनता है लोकतंत्र में। जिसके पास संख्या उसी की सुनवाई होती है। और दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, और योगी जी जब शपथ ले रहे होंगे तो माठ क्षेत्र का विधायक भी जीत करके जाए और कहे योगी जी एक कमल का चिन्ह माठ क्षेत्र के लोगों ने भी इतिहास का परिवर्तन करके वहां भेजा है। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात होगी, बहुत सम्मान की बात होगी। मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा, और बहरूपियों से बचो। चुनाव में आपने देखा एक मदारी मथुरा में बैठ करके डमरू बजा रहा था, एक और जितने भी और बंदर थे वो नाच रहे थे, एक हमारा लंगूर भी नाच रहा था उसमें जाकर के, आप देख रहे होंगे। वो डमरू बजा रहा है, बंदर नाच रहे, एक लंगूर और नाच रहा था। तो ये चुनाव में हुआ, पर आपने बहुत अच्छा जवाब दे दिया, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। इसके लिए मैं बार बार आपको प्रणाम करता हूं, बार बार धन्यवाद देता हूं। मेरी कोई हैसियत नहीं थी, मैं तो आपका बालक हूं। यही तो लड़ाई थी कि सामान्य किसान परिवार से आया हुआ एक आदमी नहीं रुक रहा है, हम पर क्षेत्र का विकास करा रहा है। ये जीत के दोबारा चला गया तो फिर संकट पैदा होगा। उसी संकट को रोकने के लिए एक सब कोशिश हुई। और मेरा ये कहना है कि जब समय बड़ा परिवर्तनशील होता है ना, तो आदमी को पहचान लेना चाहिए जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, वो भी उसको जाएगा। तो परिवर्तन हो रहा है, और परिवर्तन को पहचानना होगा, उनको पहचान लेना चाहिए। आने वाला चुनाव माठ क्षेत्र की जो गुलामी है उसको तोड़ेगा,
बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, कम से कम 50,000 वोटों से वो विधायक हारने वाला है और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतने वाला है। आप ये बात ध्यान रखना, और वो भी इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। पर आवश्यकता केवल इस बात की है कि आप पूरे मनोयोग के साथ, पूरी विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। चुनाव में इतना दबाव पड़ रहा था ब्लॉक प्रमुख के, मेरा मन भी कई बार हिलता था, पर मैंने कहा नहीं, जो सीमा पे जाकर के बंदूक लेके खड़ा हुआ सैनिक है, मुझे थोड़ा सोचता है कि मेरे प्राण जाएंगे या क्या होगा, मैं मरूंगा या जीऊंगा। वो भारत मां के लिए लड़ता है, तो मैं तो आप लोगों के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ रहा था। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। बस आप लोग आशीर्वाद बनाए रखो, आने वाला समय हमारा है, विजय श्री हम जीतेंगे और उसको परास्त करेंगे। इसी प्रतिज्ञा के साथ हम लोग जुट जाएं। केवल 4 महीने की लड़ाई है, आप सब लोग इसी तरह से आशीर्वाद बनाए रखो। रास्ता खुला हुआ है और निश्चित रूप से हमको विजय श्री मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत।